अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज है, जो कि बेसिक कंसेप्ट्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप इजीली देख सकते हैं और आई बटन से भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको और जो एमसीक्यूज देखने हो वीडियोस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, हम 25 एमसीक्यूज कर चुके थे पहले पार्ट में, अब ये उससे नेक्स्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो 26 हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ H refers to heat, T refers to temperature, then the throttling process। तो हमारे पास अगर H हमारे पास हीट को रिप्रेजेंट करे और हमारे पास जो T है टेम्परेचर, इससे हम रिप्रेजेंट करें जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो हमारे पास क्या होगा वो ऑप्शन ए है H1 स्क्वायर इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2 बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन हमारे पास है H1 इक्वल टू H2 प्लस HGF और TS, और डी ऑप्शन हमारे पास है H2 इक्वल टू H1 प्लस HGF डिवाइड बाय TS। तो हमारे पास क्या होता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एंथैल्पी है ये हमारे पास प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होती है। सो द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो H1 होगा वो H2 के इक्वल होगा, और हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन फिर बनता है, ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी H1 इक्वल टू H2। नेक्स्ट हमारे पास है 27, which of the following processes are thermodynamically reversible? थ्रॉटलिंग प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है। तो हमारे पास इसमें है हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक के लिए इरिवर्सिबल कौन सा है ये हमने बताना है। सो द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, constant volume and constant pressure processes are thermodynamically irreversible, whereas isothermal and adiabatic processes are thermally reversible। so reversible हमारे पास कौन कौन से है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का। सो ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कि जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है ये हमारे पास थर्मली इरिवर्सिबल है। इसके अलावा जो हमारे पास है ऑप्शन थ्रॉटलिंग है, फ्री एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट एडियाबैटिकली, एंट्रोपिकली, आइसोथर्मली और आइसोकोरिकली। सो हमारे पास जो एफिशिएंट मेथड है कंप्रेसिंग एयर वो हमारे पास कौन सा है, द वर्क ऑफ कंप्रेशन और द स्टेडी फ्लो वर्क इनपुट टू द गैस। सो आइसो जो थर्मली प्रोसेस है ये हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। तो ये इसके हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आगे, ये मैं नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, इसमें से आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का फार्मूला W इक्वल टू गेमा और गेमा -1 P1 P2 और P1 V1 P2 और P1 होल पावर गेमा माइनस गेमा 1 होल पावर माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा। और सिमिलरली फॉर इरिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हमारे पास इस तरह को कोई ग्राफ बनता है P1 P2 और हमारे पास PV इक्वल टू C आ जाएगा। इसमें हमारे पास V DP होता है, लिमिट लेते हैं 1:2। सो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है, ये मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं अपने वेबसाइट पे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे पास फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडल गैस हमारे पास क्या होता है, WT जो वर्क डन है हमारे पास P1 P2 और log जो है P2 डिवाइड बाय P1 हमारे पास आ जाएगा। सो फॉर सेम प्रेशर रेशियो P2 और P1 द आइसोथर्मल कंप्रेशन नीड्स टू मिनिमम वर्क, whereas adiabatic compression needs the maximum work, while the polytropic compression work lies between the isothermal and adiabatic। so ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। so जो हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट मेथड है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, आइसोथर्मली। नेक्स्ट हमारे पास है 29, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ
प्रेशर ओनली, बी ऑप्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, प्रेशर इन वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। सो जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो हमारे पास फंक्शन है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन U इक्वल टू एफ ऑफ टी ओनली, यानी जो हमारे पास वो फंक्शन है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है जो ऑप्शन हमारे पास इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की। सो जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है 30, वर्क आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम इज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इज एन नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबेटिकली और पॉलीट्रोपिकली। सो वर्क डन फ्रॉम अ सिस्टम इज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है क्या ये हमारे पास कौन सा है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, ये किस वजह से हमारे पास होता है, तो ये हमने बताना है। इसमें से जो वर्क डन है हमारे पास from a system at the expense of internal energy is a non-flow carried out adiabatically। adiabatically हमारे पास ये carried out होता है। ऑप्शन जो हमारे पास है सी इसमें से करेक्ट है, क्या adiabatically हमारे पास ये carried out होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31 है हमारे पास, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी when the molecular momentum of system becomes zero at sea level at temperature of -273 K और at the center of earth। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हमारे पास कब होगा, ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो हमारे पास क्या है कि जनरली जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है इज द पॉइंट वेयर देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम टेम्परेचर दैट इज जीरो, यानी टेम्परेचर हमारे पास जीरो हो तभी हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर में आएगा। दैट कैन बी पॉसिबल ओनली वेयर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। तो ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है वो हमारे पास सिस्टम का जीरो हो जाए। देयर शुड नॉट बी एनी मोशन ऑफ अ पार्टिकल, सो नो कोलिजन ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी नलिफाइज एंड द टेम्परेचर बिकम जीरो। सो तो हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो होगा हमारे पास तो मोशन नहीं होगी, पार्टिकल की कोलिजन भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी पार्टिकल्स में, और हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ऑप्शन जो है कब हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो है वो हमारे पास जीरो हो जाए। सिस्टम का जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जो हमारे पास है पूरे मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होंगे इस सिस्टम में उनका हमारे पास मोमेंटम जीरो हो जाए तो हमारे पास वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 32, एन आइडियल गैस कैन बी टेकन फ्रॉम पॉइंट के टू पॉइंट एन in the different parts K to L and N, फिर K से N और K से M N N। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। Which of the following is true system? आइडियल गैस है हमारे पास जिसको हम पॉइंट K से लेकर पॉइंट N, थ्री डिफरेंट पॉइंट K से पॉइंट N तक थ्री डिफरेंट हमारे पास पाथ से हम इसको लेके जा रहे हैं। तो कौन सा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास अलॉन्ग y एक्सिस P है प्रेशर है और x एक्सिस हमारे पास V है वॉल्यूम है, ठीक है। तो पहला हमारे पास एक K से N है डायरेक्ट है और एक K L N है और दूसरा हमारे पास K M के थ्रू N तक हमारे पास है। सो हमारे पास ऑप्शन ए है द सेम वर्क इज डन ड्यूरिंग ईच प्रोसेस। बी ऑप्शन हमारे पास है सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द गैस ड्यूरिंग ईच प्रोसेस। या सी ऑप्शन हमारे पास है the same change in internal energy during the each process, और D ऑप्शन हमारे पास है the same entropy generated during each process। तो हमारे पास क्योंकि देखो हमारे पास क्या कहा गया है कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, तो ये देखते हैं कि जो फ्रॉम दिस डायग्राम वी गेट दैट द सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ईच प्रोसेस बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट इज पॉइंट फंक्शन, whereas work heat for each process will be different because area under PV or TS pressure जो हमारे पास PV डायग्राम है या TS डायग्राम है will be different from each process, that is path function। so आइडियल जो एनर्जी हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वजह से हमारे पास है और जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है यानी पॉइंट फंक्शन है। और इसके अलावा जो हमारे पास चीजें हैं जो से वर्क है और हीट है ये हमारे पास पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है कि ईच सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ईच प्रोसेस, ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा।
जब भी हम इसको आइडियल गैस को पाथ इन तीनों पाथ में से मूव कराएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, जो सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हमारे पास सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है यानी पॉइंट फंक्शन है वो हमारे पास पाथ पे डिपेंड यहाँ नहीं करेगा। तो और बाकी जो हमारे पास है वो पाथ फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो तीनों पाथ के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास 33 है, which of the following is not a property of the system? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कौन सा हमारे पास नहीं है इसमें से? ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी हमारे पास प्रेशर है, सी वॉल्यूम है और डी हीट है। सो जो इसमें हीट है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है, as it is a form of energy whereas temperature, pressure and volume are the property of system. So जो heat है ऑप्शन हमारे पास जो D है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये हमारे पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसके अलावा जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। सो ऑप्शन जो D है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 34, एंड रेफरेंस टू थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड टू हैव मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी केमिकल इक्विलिब्रियम, सी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, डी है मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? इन रेफरेंस टू द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड टू हैव मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। फॉर मैकेनिकल हमारे पास जो प्रेशर होता है चेंज इन प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली जीरो। थर्मल के लिए हमारे पास क्या होता है? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। So for chemical equilibrium, no change in concentration of reactants and products. So thermal equilibrium के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हमारे पास तीनों किस्म के equilibrium हो, तभी हमारे पास thermodynamic equilibrium होगा। So जो ऑप्शन हमारे पास D है मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल equilibrium, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि तीनों में हमारे पास केमिकल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल में प्रेशर चेंज नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा, और थर्मल के लिए हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा। सो ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 35, if the value of n is 0 and the equation PV power n equals to C, then the process is called constant volume process, constant pressure process, adiabatic process or isothermal process. So if the value of n in the 0, अगर n की वैल्यू हम 0 कर दें तो PV power n equals to C, then the process is constant volume constant pressure process। अब देखो n की पावर हम 0 कर लेंगे तो v पावर n हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो p मल्टीप्लाई 1 हमारे पास p, और p हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? c की इक्वल, यानी p हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। सो जो हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस होगा फिर? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जो ऑप्शन हमारे पास जो बी है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 36, and a free expansion of gas between two equilibrium states, work transfer involved। ऑप्शन ए है हमारे पास can be calculated by joining the two states on PV coordinates by any path and estimating area below। B option है can be calculated by joining two states by quasi-static part and then finding the area below। ऑप्शन सी हमारे पास 0 है, और D है is equal to heat generated by friction during expansion। सो हमारे पास जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है टू इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वर्क डन हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इनके दरमियान क्या है? 0 होगा। क्यों? एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट, वर्क डन, वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इज 0। हमारे पास ये 0 होगा क्योंकि ये हमारे पास फ्री एक्सपेंशन है, उसमें हमारे पास जो वर्क डन होगा टू स्टेट के दरमियान वो 0 होगा। ऑप्शन जो सी है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 37, the internal energy of a substance depends on temperature, pressure, entropy और enthalpy। जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है U इक्वल्स टू mCV del T। तो हमारे पास m जो हमारे पास में से ये हमारे पास नहीं है गिवन ऑप्शन में, CV हमारे पास स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम है वो भी नहीं गिवन, और टेम्परेचर का ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सो ऑप्शन हमारे पास जो ए है इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 38,
the temperature at which the volume of a gas becomes zero is called absolute scale of temperature, absolute zero temperature, absolute temperature or dew point temperature. So ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो हमारे पास जीरो हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. The temperature at which the volume of a gas becomes zero is called absolute zero temperature. At absolute zero temperature minus 273.15 K, momentum of gas molecules become zero. So ये हमारे पास कौन सा है, absolute zero temperature है जिसपे हमारे पास volume of gas जो है वो हमारे पास zero हो जाए. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट 39 है हमारे पास. A fan consumes 20 watt of electric power and discharge air from ventilated room at 0.25 kg per second. The maximum air outlet velocity is nearly. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम एयर आउटलेट जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करने है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे. जो फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज पावर इक्वल्स टू हाफ मास फ्लो रेट ऑफ एयर मल्टीप्लाई डिस्चार्ज वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी P इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास यूज होगा. यहाँ से हमने v की वैल्यू निकालनी है तो 2p डिवाइड बाय m होल अंडर रूट आ जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 0.25 होल अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 12.65 मीटर पर सेकेंड. सो मैक्सिमम एयर आउटलेट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 12.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है हमारे पास आएगी. वो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, 12.7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमारे पास 40. In a reversible adiabatic process, the ratio T1 divided by T2 is equals to P1 divided by P2 power gamma minus 1 over gamma, V1 over V2 gamma minus 1 over gamma, और C option V1 multiply V2 है gamma minus 1 divided by 2 gamma, और D ऑप्शन है हमारे पास V2 डिवाइड बाई V1 होल पावर गैमा. सो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर का रेशियो है T1 डिवाइड 2, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ये हम देखते हैं कि we know that the polytropic process PV power n equals to constant. So if the process is irreversible adiabatic, then gamma eta equal to gamma वो हमारे पास 1.4 होगा. For ideal gas हमारे पास क्या होता है, PV डिवाइड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट. सो V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू P1 ओवर T1 मल्टीप्लाई T2 और P2 हमारे पास आ जाएगा. सो P1 V1 गैमा इक्वल्स टू P2 V2 पावर गैमा. सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 और V1, और ये हमारे पास आ जाएगा P1 ओवर P2 होल पावर 1 ओवर गैमा. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, P1 ओवर P2 मल्टीप्लाई T2 और T1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा P1 ओवर P2 होल पावर 1 माइनस गैमा. सो यहाँ से T1 ओवर T2 का जो हमारे पास रेशियो है वो आ जाएगा P1 ओवर P2 होल पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा. सो P1 ओवर P2 हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर के रेशियो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, P1 ओवर P2 होल पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा. ऑप्शन ए इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट 41 है हमारे पास. एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, इज अ स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड और mass takes place as a region of constant mass and energy only energy is allowed to cross these boundaries. Option C हमारे पास है, cannot transfer either energy or mass to or from the surrounding. Option D है, is the one in which mass within the system is not necessarily constant. So isolated system हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास कैन नॉट ट्रांसफर इधर एनर्जी और मैस, यानी कोई भी ना एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो, ना ही हमारे पास जो मैस है वो कांस्टेंट हो, ट्रांसफर हो टू और फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी डेल एम हमारे पास जीरो होता है और डेल ई हमारे पास जीरो. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल इसके हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की जो एग्जांपल है वो यूनिवर्स है, थर्मोफ्लास्क, बोतल एटसेट्रा, ये है. ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है कि ऐसा सिस्टम जो ना तो कैन नॉट ट्रांसफर इधर एनर्जी और मैस टू, और ना तो वो सिस्टम से और ना ही सराउंडिंग से उसमें एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 42.
And the polytropic process equation PV power n equals to constant. If n is infinitely large, the process is termed as constant volume, constant pressure, constant temperature और D option हमारे पास है adiabatic. So हम इसको देखते हैं कि हमारे पास PV power n अगर constant हो रही है, infinitely large हो तो कौन सा हमारे पास process होगा. And the polytropic process PV power n equals to constant. If n equals to infinity, then PV power n is constant. Then this polytropic process is termed as constant volume process. तो इसको हम क्या कहेंगे? Constant volume process. अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल. n की वैल्यू 0 हो जाएगी, PV पावर 0 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, क्योंकि P हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? C की इक्वल. और अगर n की वैल्यू हमारे पास 1.4 हो तो PV पावर 1.4 हमारे पास कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस होगा. सो n अगर इंफिनिटी हो तो हमारे पास कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम. 1 हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, 0 हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और अगर n की वैल्यू 1.4 हो तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा. ये हमने याद रखना है. दैट इज कांस्टेंट प्रेशर के लिए n इंडेक्स की वैल्यू 0 है, आइसोथर्मल के लिए 1 है, एडियाबेटिक के लिए 1.4 और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारे पास इन्फिनिटी है. सो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें ए है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि जो n अगर हम इनफाइनाइटली लार्ज यानी इन्फिनिटी कर लें तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? वो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा. ऑप्शन जो हमारे पास ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कांस्टेंट वॉल्यूम. Next 43 है the instrument which measures the temperature of the source with a direct contact is. ऐसे कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करता है सोर्स से कांटेक्ट किए बगैर, यानी डायरेक्टली उसको मेजर करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा इसको मेजर करता है. वो बाई मेटालिक कटआउट है, ऑप्शन बी वेपर प्रेशर थर्मोमीटर है, पायरोमीटर है या थिन फिल्म मीटर है. तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो ऑप्शन सी है कि जो पायरोमीटर. तो पायरोमीटर हमारे पास क्या है? Pyrometer is a device used for measuring relatively high temperature such as encountered in furnace. Most pyrometer works by the measuring radiation from the body whose temperature is to be measured. Radiation devices have the advantage of not touch the material being measured. So ये हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसी चीजों का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट के थ्रू टच नहीं करवाते इस मीटर को, बल्कि इसकी जो रेडिएशन हमारे पास उससे निकलती है इसको हम मेजर कर लेते हैं. तो उससे हमारे पास उस चीज का टेम्परेचर जो है, उस बॉडी का टेम्परेचर हमें पता चल जाता है. यानी डायरेक्ट जैसे आम थर्मामीटर होता है उसको हम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए बॉडी के साथ टच करते हैं, तभी हमारे पास उससे हमें पता चलता है टेम्परेचर का, मगर पायरोमीटर के को हम डायरेक्टली टच नहीं करते. सो जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से. नेक्स्ट हमारे पास है 44. वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज. P ऑप्शन ए है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1. B ऑप्शन है P इंटू V2 माइनस V1. C ऑप्शन हमारे पास P1 V1 log P1 और P2 है, और D ऑप्शन हमारे पास P1 V1 log V1 और V2. सो जो हमारे पास वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है वो हम देखते हैं कैसे हमने फाइंड करना है. वर्क डन आइसोथर्मल के लिए हमारे पास क्या है? P1 V1 log P1 और P2 है. सो P2 वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा P2 V2 log P1 और P2. सो यहाँ हमारे पास इक्वल है P1 V1 log V2 और V1. सो वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमारे पास क्या है? P1 V1 माइनस P2 V2 और हमारे पास डिवाइड बाय n माइनस 1. सो वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज क्लोज सिस्टम एज 0, यानी जो W वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा. और वर्क डन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम, P यानी प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो, W जो वर्क डन है उसके लिए P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा. सही है. सो कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर के लिए वर्क डन क्या है? P इंटू V2 माइनस V1 है, और हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन 0 होगा सिस्टम के लिए, और ये हमारे पास P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1 ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन है. और हमारे पास जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है वो हमारे पास कौन सा है? P1 V1 log P1 और P2. ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी हमारे पास वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनर्जी E. Energy is not property of the system.
बी ऑप्शन है एनर्जी इज द पाथ फंक्शन, सी ऑप्शन हमारे पास है चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पाथ फॉलोड, या हमारे पास डी ऑप्शन है क्लोज इंटीग्रल डी ई इक्वल्स टू जीरो। सो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट एनर्जी के लिए करेक्ट है? सो जो हमारे पास एनर्जी है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड एट इट इज द पॉइंट फंक्शन, change in energy between two state of a system is same for different path followed। for point function हमारे पास क्या है? del इंटीग्रल del E equals to जीरो। सो ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमारे पास क्या है? एनर्जी ए और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है और ये पॉइंट फंक्शन है। चेंज इन एनर्जी दो पाथ पे वो सेम ऑफ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम फॉर डिफरेंट पाथ फॉलोड, और पॉइंट फंक्शन के लिए हमारे पास फिर क्या है? जो इंटीग्रल डेल डी ई इक्वल्स टू जीरो है। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है कि क्लोज इंटीग्रल डेल ई इक्वल्स टू जीरो है। चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्लोज इसमें हमारे पास सिस्टम के लिए जीरो है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 46, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन प्रेशर ओनली, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ऑप्शन डी हमारे पास है प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो परफेक्ट गैस है वो हमारे पास क्या है? डिपेंड्स करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग परफेक्ट गैस, आइडियल गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। सो यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस ओनली। ये हमारे पास सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। सो ऑप्शन हमारे पास है टेम्परेचर ओनली। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इनकरेक्ट वेयर V, P, T and Q are volume, pressure, temperature and heat transfer respectively। So close integral dV equal to 0, B option dP equal to 0, dt equal to 0 और ऑप्शन D हमारे पास dQ equals to 0। सो कौन सा हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। हमारे पास जो डेल क्यू है वो सिस्टम का हमारे पास क्लोज इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो, और बाकी जो हमारे पास V है, P है और T है वो हमारे पास जीरो हो सकते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज V, P एंड T आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम वेयर Q वर्क डन and work done not a property of the system, cyclic integration of the system properties will be equal to जीरो। सो हमारे पास जो VPT है ये हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, ये हमारे पास जीरो हो सकती है। जो हीट है और हमारे पास वर्क डन है ये हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये हमारे पास जीरो नहीं हो सकती। हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो क्लोज इंटीग्रल डेल डी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होता। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 48, which of the following statements is correct for energy? It's a point function, it's a path function, it's not conserved quantity or it can be measured by thermometer। सो जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास क्या है? एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो हमारे पास एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, ट्रांजिट एनर्जी है। जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, और जो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है वो हमारे पास पॉइंट फंक्शन है, और जो ट्रांजिट एनर्जी है वो हमारे पास वर्क और हीट की फॉर्म में है, और वो हमारे पास पाथ फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर हम जनरली कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऐसे सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं तो इसको हम फिर पॉइंट फंक्शन लेंगे। मगर अगर हीट और वर्क की फॉर्म में हो तो हम इसको पाथ फंक्शन भी, ये हमारे पास पाथ फंक्शन भी है। सो एनर्जी दो किस्म की हमारे पास है, एक पॉइंट फंक्शन है, एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी इसको हम कहते हैं वो पॉइंट फंक्शन है, और जो ट्रांजिट एनर्जी है यानी हमारे पास वर्क और हीट की फॉर्म में है वो हमारे पास पाथ फंक्शन है। सो यहाँ हमारे पास जनरली क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में या इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्टोर्ड एनर्जी है, यानी इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए को हम करेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट फंक्शन है। सो हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ट्रांजिट एनर्जी है या स्टोर्ड एनर्जी है, तो इसके लिहाज से हमने फिर करना है स्टोर्ड एनर्जी पॉइंट फंक्शन और ये हमारे पास पाथ फंक्शन। तो यहां हमारे पास ऑप्शन ए हमने कंसीडर किया इसके, हमारे पास ऑप्शन ए इट इज अ पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 49, द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय एक्सप्रेशन
हीट कैपेसिटी इक्वल टू mass प्लस स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी है इक्वल्स टू mass माइनस स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी mass मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट, डी है mass डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट, और ऑप्शन ई हमारे पास है mass स्क्वायर प्लस स्पेसिफिक हीट का स्क्वायर। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस वो हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन से हम गिवन करते हैं? Heat capacity as the amount or thermal capacity is the physical property of system defined as the amount of heat supplied to a given mass of a material to produce a unit change in its temperature. Heat capacity is an extensive property. It can be denoted by C. So ये जो हमारे पास है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो C है वो हमारे पास इक्वल है M मल्टीप्लाई C, और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला जूल पर केल्विन। सो वेयर M हमारे पास mass ऑफ सिस्टम है और C हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। तो ऑप्शन हमारे पास जो C है ये हमारे पास करेक्ट बनता है, C मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई C। देखो C इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई C, जो है हीट कैपेसिटी वो इक्वल है हमारे पास M मल्टीप्लाई C के ऑप्शन C, यानी mass मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट की इक्वल है ऑप्शन जो C है हमारे पास, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारे पास सी। हीट कैपेसिटी इक्वल टू mass मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 50 एमसीक्यूज। पहले पार्ट में भी हमने 25 एमसीक्यूज कर लिए थे और इसमें भी हमने 25 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए टेम्परेचर है, बी हमारे पास प्रेशर है, सी एनर्जी, डी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी है। तो हमने बताना है इसमें से कौन सी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है हमारे पास एनर्जी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ मैटर एज अ सैंपल एंड नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैस। ये टाइप्स ऑफ मैटर किस किस्म का हमारे पास मैटर है उस पर डिपेंड करता है, ये मैस पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल। कोई भी सैंपल हो उसमें हमारे पास जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसमें हमारे पास डिपेंड करता है। ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम उसको कहेंगे, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और मैस एनर्जी एटसेट्रा है, ठीक है। और जो ये एग्जांपल थी ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी और मैस एनर्जी है। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है एनर्जी वो हमारे पास क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास जो सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो बल्कि हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट जो लेक्चर जो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी। इसका पार्ट ए अगर आप लोगों ने देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉलिड स्टेट की या और जो हमारे पास जनरल फिजिक्स के जो एमसीक्यूज है उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप देख सकते हैं। और ये अगर नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए तो बहुत जल्द मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लूंगा। ये मेरे वेबसाइट के एड्रेस है physicsLove02.blogspot.com। इस पे आपको और भी जो पीडीएफ एमसीक्यूज है पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।